नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर वालों के लिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 4। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं और आपकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है भी। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए 4 सेमेस्टर गेस्ट पेपर की, तो वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको कल या परसों आपको मिल जाएगी, वहां पर आप फिर डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलो। और पहली बात, आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लोगे तो आपको सिर्फ पीडीएफ सिर्फ किसको देखने मिलेगी, सिर्फ हेडिंग आप देखने को मिलेगा, बाकी आपको सारा कुछ समझ चुके होगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। तो बात करेंगे पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। और रहेगा तुम्हारा अथवा में क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, पुनर्जागरण काल के कारणों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है ना, तो उन पर हम प्रकाश डालेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे, बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, परसों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर, या आप हमारी साइट पर जा सकते हो, वहां से ले सकते हो, या आपको ऐप चाहिए तो ऐप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, परसों या 2 या दिन 3 के बाद वहां पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो साइट पर जाके ले सकता है। ठीक है ना, पीडीएफ चाहिए वो साइट पर जाके ले सकता है। तो बात करेंगे पुनर्जागरण कब और कैसे आरंभ हुआ था। इस संबंध में निम्नलिखित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि पुनर्जागरण इस डेट से प्रारंभ हुआ था, कि इस समय से प्रारंभ हुआ था, कि वह एक काल्पनिक सोच है कि यहां से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। मगर हाँ, ये किसके बीच से हुआ था, ये काल जो था वो 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच का जो काल होता है वो पुनर्जागरण काल कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमें नई नई खोजें, नए नए विस्तार देखने को मिलते हैं, नए नए विकास देखने को मिल जाते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका विकास कब से हुआ था। फिर भी पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, क्योंकि 13 सदी के ऊर्ध्वाधर में इस गति को जन्म हो चुका था। 1300 शताब्दी ईस्वी के करीब में क्या हो चुका था, इसका जन्म हो चुका था। प्रोफेसर स्पेन के अनुसार, प्रोफेसर स्पेन क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे, धर्म युद्ध एवं अन्य देशों की खोज के कारण पुनर्जागरण हुआ। जो धर्म युद्ध थे और जो पुनः नई नई खोजें थी, देशों की जो खोजें थी, उनके कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण का विकास हुआ या फिर उद्भव हुआ, जिससे यूरोपीय समाज में अनेक बौद्धिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तन को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के 2-3 शताब्दियां लग गई थी। मतलब 1300 लेकर 1600 ईस्वी, मतलब 3 शताब्दियां, 2 से 3 शताब्दियां यहां पर लग चुकी थी। ये किसने कहा है, ये स्पेन ने कहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेवाइन के शब्दों में, सेवाइन ने क्या कहा इसके बारे में बात करेंगे। जहां अनेक योग्य नेताओं का मार्गदर्शन इसे मिला था। मतलब क्योंकि पहले क्या था, पहले जो अयोग्य राजा हुआ करते थे वो सारे की सारे धर्म गुरुओं पर डिपेंड थे। बात करेंगे जहां अनेक योग्य नेताओं का मार्गदर्शन इसे मिला था, जहां वहां बौद्धिक भावना, सॉरी वहां पर बौद्धिक भावना, इस धार्मिक जोश, कला और एक शैली और एक नवीन प्रकार का साहित्य पुनर्जागरण की वास्तविक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। मतलब यहां पर बौद्धिक होगा, यहां पर बौद्धिक होगा। ठीक है ना। बात करेंगे वहां बौद्धिक भावना, एक धार्मिक जोश और कला की एक शैली और एक नवीन प्रकार की साहित्य पुनर्जागरण की वास्तविक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। तो बात करेंगे, हम देखेंगे धर्म युद्ध के बारे में। क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इसका जो विशेषता देखी है ना, कार्ड देख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब पुनर्जागरण के जो हम कार्ड देख रहे हैं, पुनः इसके कार्डों पर प्रकाश डालिएगा तो पुनर्जागरण के हम प्रकाश कार्ड देखेंगे। पहला जो पुनर्जागरण कार्ड था वो क्या था, धर्म युद्ध था। कौन था, धर्म युद्ध। ठीक है ना। तो बात करेंगे, धर्म युद्ध ने पुनर्जागरण के लिए वातावरण तैयार किया था। जो धर्म युद्ध हुआ करते थे, जो किसके साथ, धर्म गुरुओं राजाओं के साथ हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण का एक प्रकार से प्रस्तुत तैयार कर दिया था, एक वातावरण तैयार कर दिया था। बात करेंगे, यूरोप की अधिकांश जनता ईसाई धर्म के थे और वह ईसाई धर्म में विश्वास करते थे। बात करती थी ईसाइयों का पवित्र तीर्थ दयाल जेरूसलम था। क्या था, अगर बात करेंगे ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थान कौन सा है, तो वह कौन था, जेरूसलम था। क्या था,
जेरूसलम था। जो अगर बात पूछ ले आपसे कि ईसाइयों का तीर्थ स्थान कौन सा है जिस प्रकार से मुसलमानों का होता है, कहां पर, आप कहोगे मक्का मदीना होता है जहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से ईसाइयों का भी पवित्र स्थान होता है, जेरूसलम होता है, जिस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जेरूसलम वगैरह पर अधिकार कर रखा था, पता ही तुम्हें। तो तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। मुसलमान धार्मिक दृष्टि से अशहिर थे। कैसे थे? अशहिर थे, मतलब वो इस पर फोकस नहीं करते थे। और वहां पर जो जेरूसलम था, जो तुर्कमेनिस्तान, कुस्तुनतुनिया था, उस पर सबका इन्हीं तुर्कों, इन मुसलमानों का वहां पर शासन हो चुका था। इसीलिए ईसाइयों को जेरूसलम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जेरूसलम नहीं आ सकते। इसके बावजूद भी यदि कोई ईसाई जेरूसलम की यात्रा करता था तो उसे या तो लूट लिया जाता था या उसको मार दिया जाता था, है ना। या तो उसको लूट लिया जाता था या तो उसको मार दिया जाता था। अतः ईसाइयों ने अपने अपने पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम को मुसलमानों के अधिकार से मुक्त करने के लिए उनके साथ जो युद्ध लड़े वह ऐतिहासिक और धर्म युद्ध के नाम से विख्यात हुए। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या हो जाता है, एक धर्म युद्ध देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या मिलेगा, विकास देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर धर्म युद्ध के कारण यूरोप में पूर्वी देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। उसके बाद वास्को डी गामा, कोलंबस, है ना, बार्थोलोमेयो डियाज, ये सारे के सारे समुद्र की खोज करते हैं जेरूसलम जाने के लिए। तो आपको यहाँ पर धर्म युद्ध के कारण यूरोप के पूर्वी देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इसके फलस्वरूप यूरोपाइयों ने नवीन मार्गों की जानकारी मिली और कई साहसिक लोगों ने भौगोलिक खोजें के लिए पूर्वी देशों की यात्राओं तथा उनकी यात्राओं के दिलचस्प वर्णन रखे हैं। बात करते हैं इन्हें पढ़ने से यूरोप वासियों को संकीर्ण विचारों से मुक्ति मिली और उनका चिंतन शक्ति कैसी हुई, जागृत हुई। ठीक है ना, उन्हें चिंता हुई कि भाई हमें भी क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वही बात करेंगे, व्यापार के विकास के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इनके कारण पुनर्जागरण कारण क्या था, विकास का, व्यापार का विकास भी क्या था, एक पुनर्जागरण काल के अनुसार बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है। तो बात करेंगे व्यापार का विकास। व्यापार के विकास भी पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था, जो युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। वही बात करेंगे द्वितीय धर्म युद्ध के पश्चात कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम और ईसाई माइनर के पश्चिमी तटों पर बस चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में काफी वृद्धि हुई और उस समय वेनिस, मिलान और बात करेंगे फ्लोरेंस की, किसकी, फ्लोरेंस व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे। कौन से, वेनिस, मिलान और कौन सा था, फ्लोरेंस, जो थे वो व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे। बात करेंगे इस व्यापारिक संपर्क से यूरोपियों के ज्ञान और वृद्धि हुई। इन व्यापारिक सहयोग से क्या हुई, यूरोपीय में ज्ञान की वृद्धि हुई कि कैसे व्यापार करना चाहिए और कैसे बाहर रहा जाता है। बात करेंगे उन्होंने विदेशियों से कई तत्व ग्रहण किए और उनको अपने यहां फैलाने का प्रयास किया। व्यापारिक विकास के कारण न केवल उद्योग धंधों को ही विकास हुआ परंतु अपितु अनेक नगरों का जन्म और विकास भी देखने को मिला। जब यूरोपियन व्यापारी ने बगदाद, काहिरा आदि से खरीदी हुई पुस्तकों को पढ़ा, मतलब जो यूरोपी व्यापारी जो हुआ करते थे, उनने बगदाद, काहिरा आदि से खरीदी हुई जब पुस्तकों को वह पढ़ते हैं, जब इन पुस्तकों को वह पढ़ते हैं, ठीक है भाई, दिक्कत है, पर कुछ बैठा हुआ है, चलो ठीक है ना। जब इन पुस्तकों को क्या करते हैं, जब पुस्तकों को पढ़ा तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रेरित हुए। बात करते हैं व्यापारिक वर्ग ब्याज पर रुपया उधार लेकर व्यापार करता था। मतलब जो वहां के लोग हुआ करते थे, वो व्यापारिक जो वर्ग था वो ब्याज लेकर क्या करता था, व्यापार किया करता था। उसी प्रकार से यूरोप में भी ये भावना जगती है। जब चर्च ने इसका विरोध किया तब व्यापारिक वर्ग ने चर्च से
चर्च के सुधारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि जो चर्च लोग हुआ करते थे वो व्यापार को क्या करते थे, जो धर्मगुरु हुआ करते थे वो मतलब उधार के लिए एक गलत निगाहों से देखा करते थे, गलत जरिए से समझा करते थे। बात करेंगे संक्षेप में, व्यापारिक संपर्क ने यूरोपियनों के विवेक को जागृत किया, और बात करेंगे परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण का वातावरण तैयार हो सका। ठीक है भाई, चलो आगे बात करेंगे। तीसरे कारण की बात करेंगे, अरब और मंगोलों का संपर्क। कौन सा? अरब और मंगोलों का संपर्क भी क्या होता है, पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो बात करेंगे, अरबों और मुगलों ने पूर्वी देशों के संचित ज्ञान को यूरोप वासियों तक पहुंचाया, और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से स्पेन, सिसिली और बात करेंगे सार्डिनिया। कौन सा? सार्डिनिया में अरब के लोग बस चुके थे। वे स्वतंत्र रूप से चिंतन करते थे। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानें स्थापित की थी, जिसने धर्मनिरपेक्ष ज्ञान, विज्ञान और अध्ययन और अध्यापन होता था। अरब के लोग प्लूटो और अरस्तु आदि यूनान के प्रसिद्ध विद्वानों की रचनाओं का अध्ययन करते थे, क्योंकि जो प्लूटो और जो अरस्तु हुआ करते थे ये बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी राजनीति और बात करेंगे शिक्षा के अनुसार बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। ठीक है ना। चल बात करेंगे उनका, यूरोप लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। इस प्रकार अब लोगों में यूरोपियों को ध्यान दार्शनिक क्षेत्र की ओर से आकर्षित किया। बात करते हैं यूरोपवासी इस प्राचीन यूनानी ज्ञान के संपर्क से काफी प्रभावित हुए, और परिणाम स्वरूप यूरोपियन विद्वानों ने पेरिस और ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालयों में बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ कर किया, और इससे यूरोपियों का तर्कशास्त्र के प्रति विश्वास जागृत हो सका। ठीक है ना, जागृत हो सका। चलो आगे बात करते हैं। चौथा कारण क्या हो सकता है भाई, तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, तो इसको हेडिंग भी डाल दिया। तो तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो उस समय वाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, वेजेंटाइन नाम के प्रसिद्ध था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। इस पर जो वेजेंटाइन हुआ करता था साम्राज्य, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। इसी पर मैंने कहा था ना 1453 के करीब में, 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने अधिकार जमा लिया। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, दर्शन और कला का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। जो कुस्तुनतुनिया हुआ करता था पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, दर्शन एवं कला का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, परंतु असंभव तुर्कों के लिए यह संस्कृति का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने वहां के लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। ए.जे. गेट के अनुसार, ए.जे. गेट क्या लिखते हैं, तुर्की आक्रमण से यूनानी विद्वान इटली भागने को बाध्य हो गए। जो कुस्तुनतुनिया में इन्होंने क्या किया भाई, अधिकार कर लिया और वहां पर अत्याचार करने लगे, और वहां के जो विद्वान थे वो कहां पर चले आए, फिर इटली भागने में बाध्य हुए। इन अत्याचारों से पीड़ित यूनानी विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोमानी जो पांडुलिपियां थी वो भी लेकर कहां चले गए, वो भी इटली कर बड़े बड़े नगरों में जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने रोम यूनान के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और प्राचीन ज्ञान का रोम और अन्य नागरों के प्रचार किया। रोम ने ही यूरोप में प्राचीन ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यही कारण था कि पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ हुआ था, और धीरे धीरे इसका प्रभाव समस्त यूरोप और स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा था। बात करेंगे कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का विजय का एक और परिणाम निकला था। कौन सा निकला था? यूरोप के पूर्वी देशों की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पर, यूरोप के जो पूर्वी देश की ओर जाने वाला स्थल मार्ग था वो तुर्कों ने क्या कर रखा था, तुर्कों ने अवरुद्ध कर रखा था। वह तुर्कों के अधिकार में हो चुका था और उसे बंद कर रखा था। बात करेंगे, तुर्क लोग इस रास्ते से गुजरने वाले यूरोपीय व्यापारियों को लूट लेते थे। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों का व्यापार पूर्वी देशों के साथ ठप हो चुका था।
परंतु यूरोपीय ने पूर्वी देशों से बनी हुई वस्तुओं और मार्ग मसाले बहुत ही लोकप्रिय हुआ करते थे पूर्व में। बात करेंगे, इसीलिए यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए मार्ग खोजना शुरू कर दिया। इसी प्रयास के कारण अमेरिका की खोज वास्को कोलंबस ने 1492 में संभव हो सकी और भारत आदि की खोज 20 मई 1498 में किसने वास्को डी गामा ने की। आदि देशों का जल मार्ग ढूंढा जा सका। उपयुक्त कारण के से पुनर्जागरण संभव हो चुका है ना। उसी उपयुक्त कार्य से क्या हुआ, पुनर्जागरण संभव हो सका। अब बात करेंगे पुनर्जागरण के उदय के चौथा कारण क्या रहा होगा, सामंतों की शक्ति का क्षीण होना। पुनर्जागरण के काल में यह भी एक मुख्य कारण रहा, कौन सा, सामंतों की शक्ति का क्षीण होना। तो बात करेंगे मध्यकाल में यूरोपियन राजनीति पर सामंत हावी थे। और बात करेंगे उस समय के राजा नाम मात्र के लिए शासक थे। राजा की वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथों में हुआ करती थी। बात करेंगे सामंत जनता से टैक्स वसूला करते थे। जो सामंत हुआ करते थे वो जनता से टैक्स वसूला करते थे और अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। ऐसे शासन में काल और साहित्य के विकास के बारे में सोचना प्रारंभ हुआ। उस समय सामंत जनता से इतने कर लेते थे, व्यक्ति सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करते हुए भी उनके बावजूद उनका जीवन निर्वाह बड़ी कठिनाई से हुआ करता था। बात करेंगे जनता सामंतों के से गंभीर ही, परंतु मध्यकाल के अंत तक सामंतों की शक्ति को क्षीण होने लगी। मध्यकाल में सामंतों की शक्ति क्षीण होने लगी। सामंतवाद के पतन के जनता के लिए स्वतंत्र रूप से चिंतन और मनन करने का मार्ग प्रस्तुत हो गया। बात करेंगे इसीलिए फलस्वरूप पुनर्जागरण का वातावरण तैयार हो सका। ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार से ये कार्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा कार्ड क्या हो जाता है। तो नगरों में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये भी एक कारण देखने को मिलता है पुनर्जागरण का। तो बात करेंगे नगरों में वृद्धि, व्यापार का विकास तथा सामंतवाद के कारण यूरोप में अनेक बड़े बड़े नगर स्थापित हुए थे। व्यापार के विकास होने के कारण व्यापारिक मार्ग धनवान बनता चला गया। जो व्यापार के मार्ग विकसित हो गए तो व्यापार कैसा होता चला गया, फिर धनवान होता चला गया। यह वर्ग नगरों के निवास करने लगा और धन की प्रचुरता के कारण क्या हुआ, आपको पुनर्जागरण का फिर विकास होगा। धन की प्रचुरता के कारण यह वर्ग विलासित की ओर प्रमुख होने लगा। अतः इसने कठोर नियमों का उल्लंघन कर स्वतंत्र रूप से विचार करना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त व्यापारियों ने अपने रहने के भवनों को सुंदर चित्रों और मूर्तियों से अलंकृत कराने लगा। इस प्रकार नगरों के विकास में नवीन कला का सर्जन योग दिया। ठीक है ना। चलो सर्जन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे भी यहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं कागज और छापखाना का क्या विकास रहा पुनर्जागरण काल में। तो बात करें कागज और छापखाना। चीन द्वारा कागज एवं छापखाने का प्रयोग चीन से सीखा। मतलब चीन वालों ने किसका प्रयोग किया था, कागज और छापखाने का प्रयोग सबसे पहले चीन वालों ने ही किया था। आपको कि चीन द्वारा कागज एवं छापखाने का प्रयोग चीन से सीखा। यूरोप वासियों को इन दोनों की जानकारी देने का श्रेय अरब लोगों का था। अरब लोग क्या गए थे, यूरोप गए और उन्हें बताया चीन में इस प्रकार से कारीगरी होती है छपाई की, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आप उसको भेज सकते हो और अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य में इसको लिख सकते हो। इस प्रकार से सबसे पहले इटली के लोगों ने अच्छी किस्म का कागज बनाया। कहां के, इटली के लोग विकसित थे, पढ़े लिखे थे और उन्हें सबसे पहले अच्छा कागज, विकास कहां हुआ, चीन में हुआ, मगर सबसे पहले अच्छा कागज किसने बनाया, अच्छी किस्म का कागज इटली वालों ने बनाया। फिर धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों ने भी कागज बनाने लगा। इसी के साथ यूरोप के कई नगरों में छापाखाना की स्थापना हुई। सन 1450 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार जर्मन वासी गुटनबर्ग ने किया। किसने, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1450 ईस्वी में छाप खाने जर्मनी की बात होगी। और बात कर जर्मन वासी कौन था, गुटेनबर्ग। कौन था भाई, वह था गुटनबर्ग। कौन था, गुटनबर्ग ने किया।
तो बात करेंगे गुटनबर्ग ने किया। कुछ समय में यूरोप के बड़े बड़े नगरों में 200 से अधिक छापखानों की स्थापना हो गई। कागज और छापखाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण का आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करेंगे छापखाने के कारण जनसाधारण में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी। अब यूरोपियन ने स्वतंत्र रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। बात करेंगे इसके उसका बौद्धिक विकास संभव हो चुका। बात करेंगे वैन फिंगर के शब्दों में क्या कहा है इसके लिए, तो वैन फिंगर कहते हैं कि छापखाने का आविष्कार ने मध्यकाल के भार को दूर कर दिया और रहस्यमय चिंतन के स्थान पर बौद्धिक मनन को स्थान दिया गया। बात करेंगे क्योंकि पहले रहस्यमय हुआ करते थे और अब कागजों पर छप चुके हैं और अब लोग उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और क्या होगा, विकास होगा। स्थान आदि व्यक्तिगत की भावना स्थापित की। प्रत्येक मनुष्य यह सोचने लगा कि उसके विचार को कुछ महत्व के हैं, उसके विचार क्या हैं, कुछ ना कुछ महत्व के हैं, और यहां पर फिर विकास देखने को मिलता है। अब बात करेंगे भौगोलिक खोजों में पुनर्जागरण के लिए कैसे प्रोत्साहन किया, इसके बारे में देखेंगे। तो भौगोलिक खोजों ने यूरोप के पुनर्जागरण के विकास में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय व्यापारियों ने भूमध्य सागर के बाहर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उस समय मार्को पोलो, कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे साहसी यात्रियों ने भारत, चीन, ये तो आपको पता ही है। यहां पर बात करें उस समय मार्को पोलो, कोलंबस और बात करते हैं वास्को डी गामा जैसे साहसी यात्रियों ने भारत, चीन और अरब आदि देशों की जल मार्ग की खोज की थी। वही बात करेंगे नमा देखेंगे। नवा कार्ड क्या था, यह था तुम्हारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई तो ये पुनर्जागरण से कैसे संबंधित था, ये कैसे संबंधित था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे मध्यकाल के उत्तरार्ध में विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोजें जाने लगी। बात करेंगे जब जहाज पर पाल लगाना, जहाज पर पाल मतलब उस प्रकार से हवा के द्वारा डायरेक्शन, पहले चाबुक से चलाते थे, फिर उन्होंने नाव पर पाल लगाना स्टार्ट कर दिया, नाव पर पाल लगा दिया, जिससे उनकी चलने की रफ्तार तेज हो गई। यूरोपियों ने चीन से कुतुबनुमा वही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन मापी, मतलब जिसे कहते हैं कंपास कहते हैं। चीन वालों ने कंपास की भी खोज कर ली थी। चीन से कुतुबनुमा का प्रयोग करना सीखा, जिसकी सहायता से मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा आदि जल मार्गों की खोज में सफल हो चुके हैं ना, सफलता प्राप्त हुई। और इसी प्रकार बारूद से सामंती शक्ति को ध्वस्त किया गया। बात करें केंद्र शक्ति, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। और बात करेंगे मशीनों के प्रयोग से आगे चलकर औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है भाई, तो ये भी एक कार्य था। अब देखते हैं, हमने वैज्ञानिक कार्य देख लिए, अब हम देखेंगे शिक्षा का विकास। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य रहा पुनर्जागरण काल के विस्तार में। तो बात करेंगे मध्य युग के अंत में शिक्षा की बहुत अधिक उन्नति हुई। इस प्रकार यूरोप के बड़े बड़े नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। वे धार्मिक नियंत्रण से मुक्त थे। इसमें विद्यार्थी किसी विधा विषय का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र थे। शिक्षा की उन्नति के कारण मनुष्य प्राचीन ज्ञान को तर्क की कसौटी पर कसने लगा। उसने अंधविश्वासों को समाप्ति की ओर और प्रत्येक मनुष्य का स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने लगा। तो ये भी एक क्या हो जाता है, शिक्षा के अनुसार पुनर्जागरण का हमने क्या देखा, हमने विकास देखा। अब हम देखेंगे 11वां कार्य क्या था, पुनर्जागरण के विकास में किसने भाग लिया। तो वह हो जाता है मानववाद के विचार। कौन से मानववाद के विचार हुए, विचार विमर्श होने लगे, और विचार जब करेंगे तो विचार के अनुसार ज्ञान प्राप्त होगा एक दूसरे से, और यहाँ पर पुनर्जागरण का भी उत्थान देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे मानवता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बात करेंगे ह्यूमी, कौन सी, ह्यूमैनिटीज से हुई है। बात करेंगे जिसका अर्थ है उन्नत ज्ञान। कौन सा, उन्नत ज्ञान है। मानववाद मनुष्य का धर्म की संकुचित विचारधारा में विश्वास नहीं था। वे जनसाधारण को संस्कृति बनाने के लिए प्राचीन साहित्य पर खूब जोर देते थे। बात करेंगे
पेद्राक और उनके अनुयायियों ने मानववाद का खूब प्रसार किया। उन्होंने धर्माधिकारियों के जीवन का मजाक उड़ाते हुए मानव समाज का हो जाएगा तुम्हारा इहलौकिक जीवन की ओर अध्ययन आकर्षित किया। उसका कहना था कि मनुष्य को पारलौकिक की चिंता छोड़कर इस जीवन को आनंद से बिताना चाहिए। प्रारंभ से धर्माधिकारियों ने इस विचारधारा का विरोध किया, परंतु धीरे धीरे यह विकसित हो गई। ठीक है ना, चलो हो गई ऐसा हुआ। परिणाम स्वरूप धार्मिक अंबड़ारों ने से मानववाद मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे। तो ये भी हमारे कार्ड हमने देखे, बहुत सारे कार्डों को हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, तो अगले फिर आ जाएगा पुनर्जागरण के बारे में फिर देखेंगे अगले। ठीक है ना, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। इसमें हमने बहुत सारे कार्ड देखे, इन हेडिंगों को आपको याद करना है। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए और जिस किसी को ऐप चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेगा फ्री में, और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो हमारी साइट पर जाकर क्या करेगा, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा। ठीक है भाई, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों बताना कि यहां पर आपकी क्लास चल चुकी है और अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है ना, क्योंकि अगले एग्जाम कंपटीशन में भी आपको यही देखने को मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो कंपटीशन एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हो, और जब पढ़ ही रहे हो तो क्यों ना कुछ अच्छा ही पढ़ लिया जाए और अच्छे अच्छे पॉइंटों को अपने कॉपी पर लिख लिया जाए। ठीक है भी, तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।